दोस्तों, आपको पता है कि जो सचिव की भर्ती है वो बहुत ही जल्दी उसकी भर्ती होने वाली है। तो हम जो उसका जो मध्य प्रदेश शासन का जो राजपत्र है, यानी इसमें आपको मैं क्या क्या बताने वाला हूँ पहले मैं बता देता हूँ, ताकि आप वीडियो पूरा देखो और स्किप नहीं करो। और आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन आपको जो सटीक जानकारी या सही जानकारी वो मुझे ही नहीं लगता किसी ने बताई होगी। मैं आपको बता दूँ, पहला कि आप अगर रोजगार सहायक हैं तो मैं उसकी भी आपको जानकारी बताने वाला हूँ कि उसमें आपको क्या फ़ायदा रहने वाला है। इसी के अलावा अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो ये ईएसबी कब तक इसकी एग्ज़ाम लेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसी के बाद हम तीसरा बात करें कि अगर आप इसमें लग जाते हैं, सचिव के पद पर आप रहते हैं, तो इसमें आपके अवकाश कैसे क्या रहते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। इसी के अलावा हम चौथे पॉइंट की बात करें तो इसमें कितने वर्ष तक की आपकी जो इसमें जॉब रहती है, यानी आपकी जो सेवा है, मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ कि कितनी एज तक इसमें आप सेवा दे सकते हैं। इसी के अलावा हम बात करें पांचवा, तो पांचवा हम देखने वाले हैं कि पद, यानी जो सचिव का पद है वो कौन सी पंचायत में रहने वाला है, यानी वहाँ की जो जनसंख्या है वहाँ पे कितनी होनी चाहिए और वहीं पे ये पद आपका सचिव का रहने वाला, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद हम देखें छठा, तो इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ ज़िले वाइज, यानी ज़िले वाइज आपके पद, यानी उस ज़िले में, यानी आप जिस ज़िले में वहाँ पे कितने पद आपके वहाँ पे खाली, ये बताने वाला हूँ। इसी के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ वेतन, यानी जो सचिव जो रहता है उसका वेतन कितना रहता है वो भी बताने वाला हूँ। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ शैक्षणिक अर्हता, यानी योग्यता, यानी आपकी जो योग्यता है इसमें क्या रहने वाला है जिससे आप ये फॉर्म भर सकते हैं और कौन नहीं भर सकते, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और एंड में बताने वाला हूँ टोटल, यानी टोटल पद आपके इसमें कितने रहने वाले हैं। तो दोस्तों मैं सब कुछ आपको, इतनी सारी चीज़ें आपको मैं ये इसमें बताने वाला हूँ, तो आपको वीडियो पूरा देखना है ताकि आपकी जो जानकारी है आपको सटीक मिल सके और सही जानकारी मिल सके और आपके जितने भी डाउट है सारे क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश का राजपत्र। तो सबसे पहले हम दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ रोजगार सहायक का इसमें क्या रोल रहने वाला है, ठीक है। तो इसी के अलावा हम फिर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या है, मैं आपको पूरा पूरा बता देता हूँ दोस्तों, ताकि आपका जो भी डाउट है सारा पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। रोजगार सहायक की यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं रोजगार सहायक के लिए कोटा, यानी सचिवों के कुल रिक्त पदों के विरुद्ध प्रत्येक आरक्षित श्रेणी रिक्त पदों का 50% कोटा, यानी लगभग ये मान के चलिए, अगर मान लिए कि 1000 पद रहेंगे तो 1000 में से 500 पद ऐसे रहेंगे जिसमें फ़ायदा किसको मिलने वाला है, रोजगार सहायकों को मिलने वाला है। ये इनके लिए मतलब ये रखने वाले हैं। और अनुमानित आपको पता है दोस्तों लगभग 23,000 पर टोटल रहने वाले हैं, तो इनको फ़ायदा किसको मिलने वाला है, अधिकतर यहाँ पर रोजगार सहायक को मिलने वाला है। तो ये आपको मैं बता देता हूँ, जो मैंने बताया यहाँ पे साफ साफ लिखा है रिक्त पदों का 50% कोटा जो रहेगा किसके लिए रहेगा, रोजगार सहायक के लिए रहेगा। लेकिन दोस्तों जो रोजगार सहायक जितने भी रहेंगे सभी को क्या है इसमें एग्ज़ाम देना ही होगा, तभी उनको क्या है ये पात्रता उनको पूरी तरीके से मिल सकेगी, ठीक है। इसी के बाद हम अगला देख लेते हैं कि और क्या है इसमें। फिर दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि ईएसबी, यानी ईएसबी कब से क्या क्या करने वाला है इसमें, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है दोस्तों, देख लो, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भर्ती वर्ष की 1 जनवरी स्थिति में अपने जिले के सचिव के रिक्त पदों की सूचना, यानी जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी है वो क्या है 1 जनवरी की स्थिति में अपने जिले के सचिव की रिक्त सूचना रोस्टर के अनुसार श्रेणीवार संचालक को भेजेंगे। यह जानकारी भर्ती की 10 जनवरी, यानी 10 जनवरी, और ये कब की बात हो रही है 2026 की, यानी 10 जनवरी 2026 तक कर्मचारी चयन मंडल को संबोधित मांग पत्र संचालक को भेजेगा। यानी ईएसबी को ये क्या है 10 जनवरी तक ये जानकारी भेजने वाले कौन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, और ये प्रत्येक जिले में जो रिक्त सचिवों की जो सूची है वो उनको क्या है भेजने वाले हैं दोस्तों। तो अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों अवकाश की बात करें तो हम देख सकते हैं कि आकस्मिक अवकाश की बात करें, सचिव 1 कैलेंडर वर्ष के 13 दिनों के लिए आकस्मिक अवकाश ले सकता है, यानी जो आपका 13 दिन का आपको क्या मिलेगा इसमें आकस्मिक अवकाश मिलने वाला है। और महिलाओं के लिए कितने दिन में रहेंगे इसमें, तो इसमें रहेंगे आपके 20 दिन रहेंगे। वहीं आकस्मिक अगर जैसे आप अवकाश लेते हो तो उसका जो सक्षम अधिकारी कौन रहेगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं उस पंचायत का क्या है सरपंच होगा, जिसे क्या है सचिव मतलब जिसमें पदस्थ रहेगा, ठीक है। इसी के बाद हम देख लेते हैं और कुछ अन्य जैसे कुछ हो तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है।
तो आप देख सकते हैं सचिव के नियुक्ति में कोई भी अभ्यर्थी मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम के अवकाश प्राप्त करने का पात्र होगा और एक बार 30 दिन और एक वर्ष में 45 दिन, यानी एक बार में आप क्या है 30 दिन और कितने और एक वर्ष में 45 दिन, यानी 45 दिन के आप क्या है अवकाश ले सकते हैं। और ये अवकाश किससे स्वीकृत करवाना पड़ेगा? आप तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी से जो जनपद में रहते हैं उनसे करवाना पड़ेगा। और वहीं आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे साफ साफ 30 दिन ले सकते हैं एक बार में और वर्ष में कितने 45 दिन से अधिक का अवकाश ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता दिया है। इसी के बाद और कुछ अन्य है वो भी मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपके जो डाउट हो वो भी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों साफ साफ दे सकते हैं कि इसमें आयु का भी बताया है कि आयु आप कब से कब तक इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 62 वर्ष, यानी अगर आप इसमें चयन आपका इसमें होता है सचिव के पद पे तो आपकी जो एज रहेगी इसमें तो 62 वर्ष रहेगी। कितनी 62 वर्ष की रहेगी, जिसमें आप क्या इतनी वर्ष तक मतलब आप इसमें क्या है अपना योगदान दे सकते हैं अगर आप सचिव के पद पर चयनित होते हैं तो। ठीक है, इसी के बाद हम देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या है पदों की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो भी मैं आपको बता देता हूँ। और दोस्तों आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं जिले वाइज दोस्तों देख सकते हैं। ठीक है, आपका किस जिले में कितने पद है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ स्क्रीनशॉट आप दोस्तों ले सकते हैं क्योंकि इतने सारे हैं, मैं आपको एक एक नहीं बता सकता हूँ, पर जहाँ भी यहाँ पे देख सकते हैं आराम से कि कहाँ पे कितने हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर ये फोन अगर राजपत्र आपको चाहिए दोस्तों तो आपको मेरे टेलीग्राम लिंक का भी मिल जाएगा जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको आसानी से देख सकते हैं। और दोस्तों इसी के बाद हम वेतन की बात कर लेते हैं। ठीक है, वेतन की बात करें तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि किसमें कितना वेतन रहने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करें वेतन की तो सचिव एक स्तर, सचिव को मतलब कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की सेवा पूरी होने तक, यानी 2 वर्ष की सेवा पूरी होने तक कितना मिलेगा आपको तो 10,000 मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा 10,000 मिलेगा। और फिर स्तर 2 यानी स्तर 2 में क्या है 2 वर्ष की आयु के पश्चात, यानी 2 वर्ष की आयु के पश्चात इसमें आपका कितना हो जाएगा 19,500 से 62,000, यानी आपका ये आपका बेसिक पे हो जाएगा। कितना हो जाएगा 19,500 से 62,000 आपका बेसिक पे हो जाएगा। और 10 वर्ष अगर रखा है वो स्तर 3 आ गया दोस्तों। ठीक है, यानी ये स्तर वाइज रहेगा 1 2 3 और वो आपका जैसे जैसे योगदान होता जाएगा 2-2 वर्ष का दोस्तों, तो उसके हिसाब से आपकी इसमें क्या सैलरी बनती है। 10 वर्ष का आप देख सकते हैं, 10 वर्ष की सेवा होने के बाद आपका कितना हो जाएगा 23,500 से 80,500 बेसिक पे, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा दोस्तों। लगभग यूँ मान के चलिए आपको 45 से 50 या 60,000 तक की आपकी सैलरी आसानी से हो जाएगी 10 वर्ष बाद। ठीक है, इसी के बाद कुछ हम अन्य देख लेते हैं कि जहाँ पे शैक्षणिक आहार टाइप भी देख लेते हैं कि वो मैंने आपको नहीं बताई तो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं शैक्षणिक आहार की बात करते हैं, देखते किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, यानी आपने क्या है ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन आपका इसमें होना चाहिए। इसी के बाद कंप्यूटर दक्षता, यानी आपने DCA या फिर बात करें PGDCA, ये दोनों में से कुछ भी आपका 1 वर्ष का क्या है कंप्यूटर होना चाहिए। और इसी के अलावा क्या आपके पास ग्रेजुएशन भी होना चाहिए और एक क्या है कंप्यूटर भी आपका होना चाहिए। इसी के अलग बात करें आप माध्यमिक शिक्षा मंडल से हायर सेकेंडरी यानी 12वीं, यानी आपने 12वीं भी किया होना चाहिए। ठीक है, इसी के अलावा दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देख सकते कि आपका बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि CPCT मतलब हिंदी में चाहिए या फिर इंग्लिश में चाहिए, तो मैं आपका डाउट जो है सारा क्लियर कर रहा हूँ। तो हमें साफ साफ लिखा हुआ देख सकते हैं कि कंप्यूटर दक्षता में CPCT में हिंदी टंकन, यानी अगर आपने ठीक है अगर आपने CPCT सिर्फ हिंदी में किया है और एग्जाम जो इसकी एग्जाम होती है वो अगर निकाली हुई तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन आपके पास जो क्या है 12th भी होना चाहिए, फिर DCA PGDCA होना चाहिए और इसके बाद ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन भी अनिवार्य है, यानी ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बता दी है। तो आपको याद रखना है, एक तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, दूसरा कंप्यूटर होना चाहिए DCA PGDCA में, फिर आपके पास 12th होना चाहिए और इसके बाद क्या है CPCT होना चाहिए, वो भी सिर्फ आपका हिंदी में। अगर आपका इंग्लिश में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
और दोस्तों ये जो वो जितने भी इम्पोर्टेंट था जो भी था वो मैंने सब आपको बता दिया, इसके अलावा कुछ खास है नहीं। इसी के अगर हम पदों की बात करें वो भी आपको बता देता हूँ टोटल कितने आप इसमें पद रहने वाले हैं। ठीक है। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा और सही जानकारी लगी और अच्छी लगी तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि इसी तरीके से आपको क्या है मैं अपनी हर चीज़ें बता सकूँ। और दोस्तों आप देख सकते हैं पदों की बात करें तो आप देख सकते हैं टोटल 23,011 यानी 23,011 पद रहने वाले। और दोस्तों ESB मैंने आपको बता ही दिया, ESB 10 जनवरी तक ESB को क्या जानकारी देने वाले हैं, कौन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो जिले वाले हैं वो देने वाले हैं। तो ये लगभग मान के चलिए आपका ये मार्च यूँ कहे अप्रैल, तो ये मार्च या अप्रैल में आपका क्या एग्जाम होने की गुंजाइश हो सकती है। तो आपको तैयारी करते रहना ताकि आपका जो भी तैयारी आप कर रहे हो वो सही हो सके। और दोस्तों मिलते हैं और नए वीडियो के साथ, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है।